नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वर्ग 2 की भी पूरी निर्देशिका जारी कर दी और इसमें इन्होंने सब कुछ क्लियर बता दिया। कब आपकी लिस्ट जारी होगी, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो चयनित सूची जारी कब होगी, आपका सत्यापन कब होगा और शालाओं का चयन आपसे कब किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। अब देखिए इस पूरे लेटर को मैं, जितने पेज लेटर है करीबन 2-3 पेज है, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। बाकी इस वीडियो में भी हम पूरे नियम देखेंगे। नियम वे सेम है, सिर्फ EWS का एक नियम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022 हेतु आवेदकों के लिए निर्देशिका मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक सर्वग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 18 तथा इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार जो PB की एग्जाम हुई थी 2018 में निर्धारित प्रतिशत का उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 18 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 19 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, है ना। तो ये जो भर्ती हो रही है ये मध्य प्रदेश के शासन पत्र क्रमांक जो उन्होंने दिया है उस आधार पर की जा रही है। आप सब शैक्षणिक योग्यता क्या है कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यता क्या है कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, स्नातक हो, संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, B.Ed भी हो। उसके बाद ये नियम आप देख लेना। आगे देख लीजिए नीचे, आयु 21 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना कब की जाएगी वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे सर आयु की गणना कब की जाएगी। तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओके, और आयु क्या है वो भी देख लीजिए। पुरुष आवेदक, महिला आवेदक, पुरुष महिला सब यहाँ पर आयु यहाँ पर दी गई है। आप किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद आर्थिक शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, वो भी आपको पता है। 3 सत्र और न्यूनतम 200 दिवस पूर्ण होना चाहिए। आरक्षण भी आपको मिलेगा SC ST OBC EWS कैंडिडेट को, और दिव्यांगता आरक्षण, ये सभी आरक्षण आपको मिलेंगे। 50% पद महिलाओं के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 10% पद आरक्षित हैं। आर्थिक शिक्षकों के लिए 25% पद है कुल रिक्तियों में से। ये आपको पता होगा कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया जाएगा। इसके बाद आप शुल्क देख लीजिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये और जो रिजर्व कैटेगरी में उनके लिए 150 रुपये। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का चरण आप देख लीजिए। ये चरण क्या है वो देख लीजिए कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड करेंगे। EWS वालों को टिक करके अपने दस्तावेज अपलोड करना पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 30/12/19 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्राविधिक चयन प्रतीक्षा सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए, वो भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मतलब ऐसे कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग के जिनको चयन नहीं हुआ, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो भी अपना दस्तावेज अपलोड जरूर करेंगे, है ना। इसके बाद आर्थिक शिक्षक वाले कैंडिडेट पूछ रहे थे सर हमको जो अभी हम अगर आर्थिक शिक्षक का अनुभव अभी पूरा हुआ 2022 में पूर्ण हुआ हो तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए देखिए कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है। अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अतिथि शिक्षकों को, नए अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं दिया जा रहा। जिन्होंने 2018 में यहाँ पर टिक किया है उनको ही मौका दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए आपकी जो प्रोसेस होगी, आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे। उसके बाद आप आने वाले टाइम में रिक्तियों के आधार पर आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। दस्तावेज
दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं, ये भी आपको पता है। आर्थिक शिक्षकों को उसी जिले में जिस जिले में उन्होंने पढ़ाया हो, है ना। दूसरी बात देखिए, संयुक्त काउंसलिंग कैसे होगी, इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधित विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को संयुक्त काउंसलिंग हेतु रिक्तियां दिए जाने की स्थिति में पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होगी। स्कूल के आगे TWD और ACD लिखा होगा, मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट और आपका जो DPI वो डिपार्टमेंट। ओके, तो आप जिस स्कूल में सिलेक्ट करना चाहते हो उस स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हो। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकता है। किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वो विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सिंपल सी बात है। आपके सामने दोनों विभाग की स्कूल आएंगी, आप सभी स्कूल को आप चयन कर सकते हो। लेकिन फिर जब आपकी नियुक्ति होगी जिस शाला में, अब उस शाला का जो विभाग जो भी है, या ट्राइबल है या फिर आपका DPI है, तो वही आपको नियुक्ति देगा। यहाँ पर सिर्फ संयुक्त काउंसलिंग होगी आपकी। तो संयुक्त काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों, सिंपल सी बात है ना। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने मान लो पहले नंबर पर ट्राइबल डिपार्टमेंट का सिलेक्ट किया, दूसरे नंबर पर आपने DPI का, तो आपके मेरिट के हिसाब से आपको दूसरे नंबर की DPI स्कूल मिली है तो आपको DPI में ही ज्वाइनिंग लेना होगी, क्योंकि आपका जो मेरिट था वो ट्राइबल की मेरिट से कम था, ट्राइबल की कट ऑफ से कम था, तो आपको DPI में भी जाना पड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको आवंटित की जाएगी आपके मेरिट क्रम के हिसाब से, वही डिपार्टमेंट में आपको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है, देखिए यहाँ पर क्लियर बोला है कि अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्ग व रिक्तियों में क्रम में उन्हें न विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। मान लो 5 स्कूल ट्राइबल की है और 5 स्कूल आपकी किसकी है, ट्राइबल की और DPI की। आपने सिर्फ 4 स्कूल का सिलेक्शन किया, लेकिन चारों स्कूलों में किसी अन्य जो जिनके मार्क्स अधिक है उनको ज्वाइनिंग मिल गई, तो फिर आपको जो ज्वाइनिंग तो दी जाएगी, फिर रेंडमली किसी भी विभाग में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी रेंडमली। तो इसलिए आप सभी शालाओं को चयन कर लीजिए आपके क्रम अनुसार, तो आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको स्कूल मिल जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर आप दावा नहीं कर सकते, वो तो फिर आपको आपके मेरिट क्रम के हिसाब से आपको जो भी स्कूल मिलेगी उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है सेकंड काउंसलिंग संबंधित नियम। इन्होंने संयुक्त काउंसलिंग संबंधित नियम यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपकी संयुक्त काउंसलिंग कैसे होगी, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी काउंसलिंग हो रही है वो संयुक्त हो रही है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान अथवा पूर्व विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है, आपका विज्ञापन 30/9 को जारी हुआ था। उसके बाद आपका EWS का वो भी चयन होगा 6 से 16 तक। अब देखिए क्या है, आज 3 तारीख को यहाँ पर पूरे नियम इन्होंने जारी करने का कहा है, तो 3 तारीख को नियम आपके आ गए 3 अक्टूबर को। अब क्या है कि आपकी सूची भी इसी महीने जारी हो जाएगी। आप अपलोड करने के बाद आपकी सूची अपलोड जारी कर दी जाएगी, ओके, रिक्तियों के आधार पर। तो सूची कौन सी होगी, वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूची होगी वो जारी की जाएगी इसी महीने। जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का सत्यापन कब होगा, दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन होगा वो नवंबर 2022 को। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन वेरिफिकेशन के बाद और पात्रता के बाद आपका दिसंबर 2022 को आपका चयन सूची का प्रकाशन होगा। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना, फिर आपकी काउंसलिंग भी होगी दिसंबर में और आपको दिसंबर 2 जनवरी में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर नियम इन्होंने स्पष्ट कर दिए। इस रूल बुक को आप एक्सेस कर लीजिए, मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद।